तो हम 26 वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब 26 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको दो लिस्ट दे रखी है, ठीक है। हमको रेगुलर एक्सप्रेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन, चोमस्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीनबेच नॉर्मल फॉर्म को दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इनकी कंडीशंस को याद होना चाहिए, तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विच इज कि सबसे पहले रेगुलर ग्रामर की बात करती हूँ, तो रेगुलर ग्रामर की कंडीशंस क्या होती हैं, है ना। तो ए डिफाइंड एक्स और बी, है ना, जहां पर ए एक्स को डिफाइन कर रहा है और ए एक्स बी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और हम इसमें बात करें तो दोनों ही हमारे जो प्रोडक्शन के पार्ट होंगे। अगर मैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर की बात करती हूँ तो इसमें हम बात करेंगे जहां पर एक्स इज डिराइव्ड बाय, है ना, जहां पर हम एक्स बिलोंग्स करता है हमारी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स में, ठीक है, और वाई बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर एक क्लोजर दे रखा है, यानी एटलीस्ट वन एक बार तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर हम नल वैल्यूज को भी हमारा ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब CNF की बात करते हैं ना, चोमस्की नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये वाली कि यहाँ पर मतलब दो जो है दो जो वेरिएबल्स आ सकते हैं एक साथ, है ना, बी और सी। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीनबेच नॉर्मल फॉर्म है वो इस कंडीशन को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। वो कहता है कि आप सिर्फ एक टर्मिनल ले सकते हो और उसके साथ आप एक वेरिएबल को होना जरूरी है। तो ये हमारी ग्रीनबेच नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली चोमस्की और ग्रीनबेच नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग स्कीम, है ना। डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग स्कीम, हमने सारी इनकोडिंग स्कीम्स को कवर किया है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, विच इज देखिए NRZI द साइन इज नॉट इन्वर्टेड ऑफ वन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वहां पे स्टेटमेंट से था कि वो सिग्नल को वन में कन्वर्ट कर देता है जब वो सिग्नल चेंज करता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे ना तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। तो अदर बाकी सब बिल्कुल करेक्ट है। और हम इनको देख लेते हैं कि जो डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग है उसके अंदर हम यूनिपोलर इनकोडिंग का यूज करते हैं जो वन लेवल पे होती है, ठीक है। यूनिपोलर इनकोडिंग सिग्नल जो है वो कंटेंट करती है डायरेक्ट करंट कंपोनेंट को, ठीक है, जहां पर जीरो फ्रिक्वेंसी हम यूज करते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको थियोरेटिकली पढ़ा है। NRZL जो होती है वो क्या करती है, लेवल वाइज सिग्नल भेजती है ना, जो स्टेट ऑफ बिट पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते तो अगर ये नोट नहीं होता ना इस वाले स्टेटमेंट में तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू होता, ठीक है। RZ इनकोडिंग स्कीम जो है रिमूव करती है बोथ DC कंपोनेंट को एंड प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को। तो हमने ही बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आप हमारे कोर्सेस में इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। तो ग्रीडी एल्गोरिथम की लिमिटेशंस हमें बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए इज ऑलवेज फेल फॉर NP हार्ट, तो बिल्कुल नहीं, है ना, ये NP हार्ट के लिए फेल नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ग्रीडी है, लालची है, ये लालच करती है, तो ये फेल नहीं होती है, ठीक है। ये वो रास्ता चूज करेगी जहां पर इसको मतलब इसको बस जल्दी पहुंचना है, इसको सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास बी, दे मे नॉट गिवन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज, है ना, ये हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम की आप ये मत सोचना कि ग्रीडी है तो हर बार अपने को सही सॉल्यूशन देगी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी, दिस इज नॉट, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। दे आर फास्टर देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन मोस्ट केसेस, तो ये भी गलत है, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से तो ये कभी फास्ट होती ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते, दे मेक अ लोकल चॉइसेस विदाउट लुकिंग अहेड, तो यस दिस इज ट्रू, है ना, कि ये लोकल चॉइसेस लेती है बिना उसको आगे देखे। बस इसको उस रास्ते पर अगर लालच दिख रहा है कि भाई यार ये तो छोटा है, आगे चाहे कितने डिफिकल्टीज हो इसको कुछ पता ही नहीं रहता है, दैट्स वाई कि ये ऑप्टिमल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू स्टेटमेंट्स हमको दे रखे हैं वापस, अगेन असर्शन रीजन, कितने सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन से आए हैं इस पर। तो हायर कॉम्प्लेक्स साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, है ना। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतनी ही ज्यादा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इट इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप अगर देखें, मैंने इसका एक शॉर्ट्स बनाया था जिसके अंदर
आप ऐसे करके अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, तो इसमें हम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस देखते हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट पाथ है तो हम इसमें बोल सकते हैं और इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, हम इसके को कैलकुलेट ही उसी से करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, और इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये सेकेंड वाला जिसका रीजन है ये फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देना है क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम। हमने इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कितने अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहला आता है क्लास डायग्राम, जो है वो स्टैटिक डायग्राम होता है ना, एक स्टैटिक एक फिक्स स्ट्रक्चर है क्लास, है ना। पैकेज डायग्राम की बात करते हैं तो पैकेज डायग्राम जो होता है वो एक सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। आप जब भी एक क्लास बनाते हो तो उसको आप उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपने क्लास बना दी, आपने क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट को मतलब ऐड कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके थ्रू एग्जीक्यूट करेगा और ये एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट डायग्राम। तो कंपोनेंट डायग्राम में डिपेंडेंसीज होती हैं, है ना, क्यों एक कंपोनेंट है मान लो और फिर दूसरा है, तो हम ऐसे करके छोटे छोटे कंपोनेंट बना के एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे, क्लियर है। तो इसमें हर एक कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो इसीलिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमको फिर अगेन से लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। इसके अंदर हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, बैकट्रैकिंग और ब्रांच एंड बॉन्ड का हमको दे रखा है। अब हमको इनकी बतानी है कि कौन सी इनके अंदर प्रॉब्लम, वो क्या बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी ये यूज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, अगर हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करता है फ्लोएड वॉशल को। देखो मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बता सकती हूँ, विच इज कि हम कह सकते हैं कि देखो वर्ड जो होता है वो डायनेमिक हो सकता है ना, जो चेंजेबल होता है, कभी भी हम कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको एक और अच्छी ट्रिक से बताऊं तो आप इसके नाम में आप इसका मतलब ढूंढ सकते हो, विच इज मिक, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एम और डब्ल्यू से रिलेटेड, आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रीडी सर्च। तो ग्रीडी हफमैन कोडिंग, ग्रीडी जो है वो हफमैन कोडिंग को यूज करता है, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग जो है, बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हैमिल्टन साइकिल को यूज करते हैं। आप जानते हैं कि हम इसके अंदर बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं। आप हैमिल्टन साइकिल को जानते थे कि आप नोट्स जो है उसमें नोट्स, आपके नोट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप एक नोट से दूसरी नोट पे गए और आपने दूसरे से तीसरे पे गए, तो आप फिर रिपीट अगर इधर आओगे तो आपको पहले बैक ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि आपने नोट ट्रेवल कर लिया है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो होता है ब्रांच एंड बाउंड, विच इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम, है ना, जैसे कि जो सेल्समैन ट्रेवल करते हैं तो वो एक ही रास्ते पे दोबारा ना चले जाएं, तो इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग वो एग्जीक्यूट करते हैं हमारे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें ब्रांच एंड बाउंड को बनाते हैं, अलग अलग सारे स्टेट्स के लिए इसमें अलग अलग नोट्स के साथ हमारी कनेक्शंस बनाते हैं, और ये इस टाइप का कुछ डायग्राम इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर कंसीडर द सेट ऑफ प्रोसेसेस हमको गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है विच इज 0, है ना, और आपको सीक्वेंस में P1 से लेके P5 तक दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, सीपीयू बर्स्ट, और हमको बताना है प्रायोरिटी गिवन है, तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम बताना है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करके, क्लियर है। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमको निकालना क्या है और कौन सी शेड्यूलिंग का यूज करना है। तो करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे कि देखो जब आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हो तो इट इज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना, यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, P2 की, फिर हम P5 को चलाएंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे, फिर हम चलाएंगे P1 को, फिर हम चलाएंगे P4 को, और उसके बाद हमारा फर्दर आएगा P3 को, फिर P4 को, ठीक है। तो आपको इस सबको हाइड करना है ना, इन सबको हमको छुपाना है, इन सबको हमको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले तो गेन चार्ट कैसे बनाएंगे कि P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी और जो P2 है उसका बस टाइम कितना है, 1 है,
है ना। तो 1 तक हम चला लेंगे। तो देखो मैं आपको इसको गेन चार्ट फटाफट बना के दिखा देती हूँ, आप बाकी की चीजें। तो यहाँ पर हम P1, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले लेंगे हम P2, ठीक है। तो P2 लेंगे तो P2 कितना चलेगा हमारा, 0 से लेके 1 तक। अब आप बोलोगे कि इसको आपने 1 तक क्यों चलाया, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 1 ही था, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, P5 की। तो मैं P5 को चलाती हूँ और मैं पूरा चलाऊंगी इसको, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होता है कि आप फोर्सफुल इससे छुड़ा नहीं सकते हो। तो 2 तक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो इसका इसका जो सीपीयू बर्स्ट है वो कितना है, 5 है ना। तो आपको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी अगली प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 3 जो P1 की है। तो मैं P1 की प्रोसेस चलाऊंगी। और इसका आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इसका सीपीयू लेंथ देखना है ना। तो इसकी सीपीयू लेंथ है 10। तो 16 + 10 कितना, सॉरी 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो P1 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास 4 प्रायोरिटी विच इज P3। तो P3 पे हमारी 4th प्रायोरिटी है और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 2, ठीक है। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18, क्लियर है। और 18 के बाद हम अगर ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, और P4 नेक्स्ट प्रायोरिटी 5 वाली जिसका नंबर है 1। तो P4 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 यानी कि 19, क्लियर है। तो ये हमारा गेन चार्ट बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने बताया कि कैसे हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो ये सब हम निकालेंगे और इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो देखो अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली बताऊं तो अगर हम इसको नीचे चलते तो हमारा बिल्कुल वैसे की वैसे ही मैच करेगा। देखो यहाँ पे मैं बता देगा, ठीक है। तो ये देखो हमने जो बनाया और बिल्कुल मैच कर गया, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे, ठीक है, 19 हमारा लास्ट तक आ गया था। अब वेटिंग टाइम तो हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पर हम जब आप पूरा वो टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम सब निकालोगे तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा 8.2 मिलीसेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें। डेफिनेटली मैंने आपको गेट की पीवाईक्यू में सब सॉल्व करवाया है। सबसे पहले आप टर्न अराउंड टाइम निकालोगे, इससे भी पहले आप कंप्लीशन टाइम निकालोगे, ठीक है। कंप्लीशन टाइम, फिर टर्न अराउंड टाइम टेबल बना के, और फिर आप निकालोगे वेटिंग टाइम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। आप इसको अच्छे से सॉल्व करें और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, मैं सॉल्व करा दूंगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें फटाफट से सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर है हमारे पास लिस्ट ऑफ गिवन कपलिंग्स दे रखी है हमको, है ना। कपलिंग में हमको बताना है कि कौन से कपल का क्या काम होता है। तो कंटेंट कपलिंग क्या करती है, सबसे पहले तो मॉडिफाई करती है इंटरनल डेटा को अब ऑफ अनदर कंपोनेंट। आप जानते हैं कि कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग अबाउट द टू कपल्स के बीच में जो इंटरमीडिएशन होता है, वी कैन से दैट कि लाइक कपल्स क्या होते हैं ना, तो उनके बीच में जो अपनी आपस में जो होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कपल्स की सॉरी कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट मतलब क्या होता है, हमारा डेटा, ऑब्वियस सी बात है, और वो इंटरनल डेटा। तो कंटेंट उसको मॉडिफाई कर सकता है डेफिनेटली, है ना, अनदर, यानी कि हम इसके कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली, क्लियर है। कंट्रोल कपलिंग क्या बोलती है, तो कंट्रोल कपलिंग क्या करती है, पास करती है कंट्रोल फ्लेग। आपके इसके इसके नाम में ही अपना एक मतलब छुपा है विच इज कंट्रोल, क्लियर है। स्टेम कपलिंग हमेशा आप ध्यान रखना, स्टेम यानी एस से मैं हमेशा याद रखती हूँ, या ये शेयर करती है या स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है ना, यहाँ पर ये शेयरिंग भी कर सकती है। तो यूजेस द एंटायर स्ट्रक्चर क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा कपलिंग विच इज कि पासिस अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके नाम में ही अपने अपने मतलब छुपे, तो अगर आपको एक भी मिल जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच इज क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है हमारा, तो इसको समझते हैं क्या है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RISC आर्किटेक्चर, है ना, इसको हमने समझा है बिल्कुल क्लियरली। तो लार्ज इंस्ट्रक्शंस सेट विथ मेनी एडवर्टाइजमेंट मोड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि RIS जो है वो रिडक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें लिमिटेड, है ना, इसमें लिमिटेड चीजें होती है, ठीक है, रिडक्शन से रिलेटेड होता है। फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, इसकी लेंथ बहुत कम होती है, यानी कि एम्फेसाइज ऑन अ सॉफ्टवेयर रेदर देन हार्डवेयर, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, हार्डवेयर में इसका कोई ज्यादा इतना रोल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट एग्जीक्यूट ओनली वन साइकिल, क्योंकि मतलब ये ना सिर्फ रिडक्शन के लिए, ये लिमिटेड साइज ऑफ मेमोरी के लिए यूज करता है। और वही हम बात करते हैं अगर इसके, देखो इसका फुल फॉर्म भी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आपको इसके बारे में इसकी क्वालिटीज पता होनी चाहिए कि इसका फिक्स इंस्ट्रक्शंस होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
सॉफ्टवेयर पे काम करता है रदर देन की हार्डवेयर पे, और सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच इज के हमको दे रखा है इन अ रिलेशन टू इंडेक्स स्ट्रक्चर फॉर फाइल्स विच ऑफ द ट्रू। आप जानते हैं कि हम फाइल्स के लिए पहले इंडेक्स स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो हमको ये देखना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अन इंडेक्स इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ डेटा, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडेक्स एक डेटा का इंटरनल पार्ट नहीं होता। अगर आप पेज नंबर या बुक की बात करते हैं तो वो इंटरनल पार्ट नहीं होता है, वो खाली उसको उसको रेफरेंस दे रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा, है ना। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि इसने इंटरनल वर्ड यूज करके गलती करी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। An index can be created in a conjunctions with virtually any primary record organization। तो एक इंडेक्स जो है हम कंजक्शनली क्रिएट कर सकते हैं, एक वर्चुअली, मैंने आपको अभी बताया है ना, हम उसको एक रेफरेंस देते हैं तो आप वर्चुअली उसको एक रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको यूज करते हो। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, an index कैन नॉट बी क्रिएटेड डायनेमिकली। तो बिल्कुल आप गलत है, तो आप डायनेमिकली क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? इंडेक्स को तो आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि फ्रंट पेज होता है ना। तो अब नेक्स्ट जो सिंटेक्स है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अन इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स अ की कंस्ट्रेंट ऑन एन एट्रीब्यूट। डेफिनेटली इट इज ट्रू, क्योंकि हम इसको एज ए की कंस्ट्रेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको आगे प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। मतलब लाइक कि हम बोल सकते हैं ना कि प्राइमरी की टाइप है ये। अन इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड डायनेमिकली, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सी वाला गलत। तो हमारा बी और डी और ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, विच इज कि आपको टू स्टेटमेंट दे रखे असर्शन रीजन के, और जहां पर हमको क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम के बारे में बोला है कि ये दोनों जो एल्गोरिथम है ऑलवेज प्रोड्यूस अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना। तो दिस इज ट्रू, कि आप भी जानते हैं कि क्रुस्कल और प्रिज्म हम दोनों ही एल्गोरिथम को यूज करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। क्लियर है। नाउ एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज ए यूनिक एमएसटी। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक कनेक्टेड ग्राफ अपना एक यूनिक एमएसटी नहीं बनाता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए इज करेक्ट बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, 37 नंबर का क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फास्टेस्ट सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ना, तो इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है विच इज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोकनाइजिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वर्ड को हैंडल करते हैं, बेसिक ग्रुप हैंडलिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स फेस हैंडलिंग करते हैं, सो मेनी थिंग्स आर, है ना। तो दिस इज अबाउट दिस, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। बाकी इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है आज के टाइम पे। तो आपको इसके सबसे पहले आप देखो, अगर आपको बेसिक भी जानकारी है तो आप सबसे पहले कुछ भी करोगे, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अगर कंपाइलर के फेज को पढ़ते तो वहां पर पहला फेज आता है लेक्सिकल एनालाइजर, है ना। और लेक्सिकल एनालाइजर का काम होता है टोकन क्रिएट करना, है ना, टोकनाइजेशन करना। तो आप जानते हो कि पहली प्रोसेस तो डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड को हैंडल करना, है ना। फेयर्स तो बाद में आएंगे, पहले वर्ड्स आएंगे, क्योंकि टोकन से क्या मिलके बनते हैं, इससे मिलके बनते हैं वर्ड्स। वी कैन से दैट वर्ड बना सकते हो आप। तो सेकंड स्टेप ये हो जाएगी, तो सेकंड पे ई है, यानी एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड आता है हमारे पास, क्या आता है कि अगर आप बेसिक ग्रुप हैंडलिंग, अब आप वर्ड से क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, है ना। तो ग्रुप से क्या आ जाएगा थर्ड, और आपका यहीं से करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा विच इज, है ना, ए। तो इसके आगे भी देख लेते कि आप इसके बाद क्या करोगे। तो फोर्थ हमारी प्रोसेस है फेस को हैंडल करना। अब आपने ग्रुपिंग तो कर ली, तो वर्ड्स ऑफ ग्रुप, है ना, मतलब सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कैन से दैट कि एक फेस बनता है, और फिर आप इसको मर्जिंग करोगे। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि आप मर्जिंग सबसे लास्ट में करोगे। क्लियर है। तो इसीलिए इसने बी, सारे ऑप्शन में बी तो लास्ट में दिया था ताकि बच्चे इसे गेस ना कर पाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, विच इज एज्यूम द सिग्नल ट्रेवल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया एंड इट्स पावर रेडियस ऑफ 1.5 ऑफ मीन्स P2 इज इक्वल टू 1/2 P1, है ना। व्हाट इज द पावर लेस लॉस ऑटेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि इनमें हमको सॉल्यूशन लगता है। तो हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लेते हैं, विच इज कि आपको जब ये ऑलरेडी गिवन है तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे 10 log 10 P2 अपॉन P1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -3 dB, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन वो तभी देते हैं जब आपको पेपर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना हो, क्योंकि
आप भी जानते हो कि आपके पेपर को थोड़ा मेंटेन किया जाता है ना, तो इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं। दैट्स वाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो -3 dB, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, कभी एग्जाम में वापस रिपीट होता है तो आप इसको डायरेक्टली आंसर लगा लेना, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। तो हमको वापस अदर्शन रिटर्न के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं अदर्शन रिटर्न से लास्ट टाइम। सबसे पहले है थ्रेशिंग अकर्स व्हेन अ प्रोसेस स्प्रेड्स मोर टाइम ऑन पेजिंग दैट एग्जीक्यूटिंग। तो थ्रेशिंग कब अकर होती है, जब एक प्रोसेस जो है एक या एक से ज्यादा बार पेजिंग करता है देन एग्जीक्यूटिंग से, है ना, मतलब एक से ज्यादा बार पेजिंग करता है एग्जीक्यूटिंग की बजाय, मतलब आप सबसे पहले अगर आप एग्जीक्यूटिंग करने की बजाय, है ना, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो और पेजिंग कर रहे हो ज्यादातर, है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझना। एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख देती हूँ, विच इज कि आप क्या कर रहे हो, पेजिंग को ज्यादा कर रहे हो, पेजिंग आप मोर कर रहे हो एग्जीक्यूटिंग से। तो आप उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि थ्रेशिंग अकर होती है। तो थ्रेशिंग हमेशा पेजिंग और एग्जीक्यूटिंग और प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस हैपेंस व्हेन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लो टू लो एंड फ्रेम्स आर इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो आर इज नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज हाई होती है, टू हाई, है ना, और इनसफिशियंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज टू हाई, जो लो लिखा है ना यहाँ पे हाई होना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि लो नहीं होती है, वो हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमको एक लिस्ट गिवन है ऑलरेडी और आप, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमको दे रखा है वी मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वी मॉडल दे रखा है और आपको वी मॉडल से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, सबसे पहला आता है वी मॉडल। तो वी मॉडल में हम बात करते हैं इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल, स्पाइरल मॉडल और कंकरेंट मॉडल। तो आप स्पाइरल मॉडल को बिल्कुल जानते होंगे, रिस्क ड्राइवर होता है। तो मैं तो एक ही ऑप्शन ढूंढती हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे C3 2 है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 3 है सॉरी। उसके बाद हम जानते हैं वी मॉडल जो होता है वो एक क्लासिक लाइफ साइकिल पे डेवलप होता है, थिंक, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका। तो हमको ये वाला एक बार ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में हम क्या करते हैं। तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में हम कोर प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्ट बना लिया तो आप उसमें और फर्दर कोर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं बी का फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट की जो है विच इज कंकरेंट मॉडल, दिस इज डिफरेंट, है ना, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा था। तो हाँ पढ़ा है बट इसमें इतनी ज्यादा हमने डिटेल में कवर नहीं किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिगर होता है, ट्रिगर ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और विच इज 41, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, हफमैन कोडिंग, केएमपी। देखो ये दोनों तो रिपीट हो गई ना, हमने पढ़ी है ये ऑलरेडी, केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग और फोर्ड फ्रिक्शन। तो देखो आप भी जानते हो कि ये दोनों तो हमने नहीं पढ़ी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फंसते तो वो दो से ही आपको कुछ बनाने को बोलेगा, कि अगर आपको ए का भी पता है तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो डिजिक्स्ट्रा हम किस लिए यूज करते हैं। तो डिजिक्स्ट्रा आप है ना जीपीएस राउटिंग के लिए यूज करते हो। जब आप जीपीएस मतलब आप कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आपके पास कितने रूट्स हैं ना, मेनी थिंग्स। तो आप यहाँ पर ऐसे करके वो बनाते हो, चार्ट वगैरह आपके पास रहता है ना। तो आप इससे या फिर ऐसे कनेक्टेड नोड्स रहते हैं, तो अभी आपने ऐसे डायग्राम्स देखे हो तो बहुत इजीली। तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं, जीपीएस, ठीक है। हफमैन कोडिंग क्या करता है, तो हफमैन कोडिंग क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करने के लिए काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ना अगर मैं बात करूं आगे, तो यहाँ पे डबल एफ से आप देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, डबल एफ से डबल एस, है ना। तो इस टाइप से आप थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग क्या होता है, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर के टाइम एडिटर जैसे काम करता है, स्ट्रिंग को मैच करता है, एडिट करता है, ठीक है। और फोर्ड फ्लक्शन क्या करता है, तो फोर्ड फ्लक्शन का एक एल्गोरिथम है जो नेटवर्क बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे जो सिलेबस वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ ये दोनों हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो दिस इज अवर रिविजन टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और विच इज क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट पी एंड क्यू बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन हमको दे रखा है ना, इफ डोंट कंटेंट एप्सिलॉन
वी कैन से दैट कि अगर इक्वेशन हमको आर दे रखी है और नेमली हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको अगर यूनिक सॉल्यूशन देना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आर इज इक्वल टू क्यू और पी पे आप स्टार लगा दोगे। क्यों? क्योंकि पी तो एप्सिलॉन को कंटेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन बनाना है, इसीलिए हमने इस पे ये कर दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, विच इज कि देखो जैसे आपको दे रखा है ना, तो हमने ये बनाया और आर्डन थ्योरम के अनुसार आपको ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ना, अकॉर्डिंग टू आर्डन प्रोसेस। अगर आप हम डायरेक्टली इसको मतलब ये जैसे कि जो इसने दे रखा है ना ये, तो ये जो है ना अपने आप में ये वो है मतलब फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। तो आपको इसमें बस अगर आपको ये पता होता तो आप डायरेक्टली बना लेते। तो ये जानबूझ के इस टाइप के अपने को देते हैं कि आप इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की नीड नहीं, खाली आपको इसको फॉर्मूले का यूज करके आपको ये लिखना था, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 43, है ना। तो 43 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल इम्प्लीकेशंस आर टोटोलॉजीज। तो आपको टोटोलॉजीज निकालना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये सीरीज से इसलिए लाई हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हमको लेके नहीं बैठने, इसको हमको सबसे लास्ट में करना है, ठीक। तो ये हमें लास्ट के लिए रखना, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप गेस वर्क करके आगे बढ़ जाइए। तो आप यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बताऊंगी कि हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बी तो हमको 4 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बी को चेक नहीं करना है, यानी बी ऑलरेडी ट्रू है, क्लियर है, इतना समझ में। अब देखते हैं हम आगे, तो सी और डी, सी डी, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ये देख लूं कि सी वाला है ना, अगर मैं सी चेक कर लेती हूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि अगर सी होगा तो डेफिनेटली सी चेक करके हम ए चेक कर लेंगे, है ना। तो सी से हमको ये पता पड़ जाएगा कि अगर सी ट्रू है तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमको खाली ए चेक करना है, जिससे आप इजीली कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन जो तीनों ए बी सी जो है वो तीनों ही टोटोलॉजी मिलेगी, और डी वाला जो है वो टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करवाने बैठ गई तो आप जो ये वीडियो है ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम हर एक इसको हम सॉल्व करके नहीं देख सकते अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड इन वर्स्ट केस, फाइंड आउट द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट लिस्ट। तो विच इज दिस, है ना, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हमको सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट से फाइंड करना है एक एन लिस्ट में। तो देखो आप -2 कर रहे हो, एन प्लस लॉग एन -2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली हमको याद रखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। तो मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर पहला आता है इनपुट स्प्लिटिंग, नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग, मैपिंग और शफलिंग एंड सॉर्टिंग। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पहली जो हमारी चीज होगी वो क्या होगी, हम पहले बात करेंगे इनपुट की। तो इनपुट स्ट्रिपिंग मतलब क्या, इनपुट लेना है ना, इनपुट को तोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, ठीक है। सेकेंड आता है मैपिंग करना। तो मैप करते हैं हम, क्या करते हैं, मैपिंग मतलब आप जानते हो कि कभी भी आप 2 अलग अलग चीजों को लेते हो और उसको मैप करते हो। मान लो कि अगर मैं आपको इसकी ट्रिक से बताऊं, तो मान लो मेरे पास एक इनपुट है ना, तो आप उसको क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, आपने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको मैप कर रहे हो कि भाई हमने ये तोड़ा, ठीक है, फिर हम इसको देखेंगे, फिर इसको मैप करेंगे, है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, डी यानी शफलिंग एंड सॉर्टिंग, इसको शफल करेंगे बिल्कुल ही, है ना, मिक्स करेंगे कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है ना, ऐसे शफलिंग करेंगे। और फिर आप क्या करोगे, इसको हम शफलिंग को इससे डिजाइन कर सकते हैं लाइक दिस, है ना। तो शफलिंग करेंगे, थर्ड पे आ जाएगा शफलिंग एंड शॉर्टिंग, और फिर लास्ट में आ जाएगा रिड्यूसिंग, है ना, तो कम हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट द मैप रिड्यूसिंग फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है, देखो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है ना, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, विच इज क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में हमको दे रखा है एक सेट जो है जहां पर ए और बी जेड से बिलोंग करते हैं, सब स्ट्रिंग्स ऑफ रिंग M2 और 2 का मैट्रिक्स ओवर इंटीजर्स हमको दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी फंसते हैं, लेकिन हमको आपको बस ये बताना है कि एस सब स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी। तो हम इसको
देखेंगे तो हम जब इसको, क्योंकि हमारे पास दोनों ही ए और बी दोनों ही डिफरेंट है, तो आप ना तो लेफ्ट आइडल से स्टार्ट कर सकते हो ना राइट आइडल से, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ए और बी जो हमारे जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का, विच इज मल्टी एजेंट सिस्टम से रिलेटेड। इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये आईएमपी टॉपिक है, इसको मैं स्टामक कर सकती हूँ, वी कैन से दैट कि हाँ भाई ये आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। तो दे मस्ट बी आइडेंटिकल इन कैपेबिलिटीज एंड गोल, बिल्कुल नहीं, है ना, जरूरी नहीं है, मस्ट भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे आर ऑटोनोमस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं, सॉरी है ये एक्ट ऑटोनोमसली करता है, क्योंकि मल्टी एजेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एजेंट है, जैसे कि आप इसके नाम से समझो कि यहाँ पर अगर एक कंपनी और अलग अलग ब्रांचेस उनकी खोली है, तो सबको अपनी अपनी जगह पर एजेंट बना दिया, तो वो ऑटोनोमस तरीके से और इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, है ना, कि वो अपने मन से डिसीजन ले सकते हैं। नाउ दे आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट, डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर रहेंगे, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे बट अपने अपने तरीके से, ठीक है। और दे कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी एट द ऑल टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस, है ना, बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर मल्टी एजेंट सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं तो ये एक ऑटोनोमस और एक्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो बी और सी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना, हमको दोनों रिस्पेक्टिवली गिवन है और आपको इसमें निकालना है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमको गिवन है ऑलरेडी कुछ थिंग्स विच इज यहाँ पर इन ऑर्डर गिवन है, ठीक है, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। तो इसमें एक डायग्राम बनेगा जिस जो हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं अगर आपको थोड़ा पता हो तो पहले मैं आपको बता देती कि इन ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट रूट नोड को देखते हैं, सॉरी लेफ्ट को देखते हैं, फिर रूट नोड, फिर हम देखते हैं राइट को, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करती हूँ, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट को देखते हैं, है ना, फिर लेफ्ट को देखते हैं, फिर हम राइट को देखते हैं, क्लियर है। तो हम इन दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। तो वहीं अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो सबसे पहले हम रूट नोड बना लेते हैं। तो रूट नोड हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो रूट नोड क्या हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बीच में बिल्कुल यहाँ पर प्री ऑर्डर में जो सबसे पहले होगा वो हमारा रूट नोड होगा, विच इज ए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए, क्लियर है। और ये ए जो है अगर ये यहाँ पर रूट नोड में है तो आप देख सकते हैं इसको, है ना, ये बीच में। तो यानी कि इसके साथ जो सारे लेफ्ट एलिमेंट्स और राइट एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो लेफ्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे डी, है ना, बी, ठीक है, और हो जाएगा ई, क्लियर है। और राइट एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, थोड़ा मैं लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है, एफ, सी और जी, क्लियर है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, मैं राइटिंग स्लो है इसमें। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे देखते हैं। तो हम अगला एलिमेंट कौन सा लेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा ए, तो यहाँ से ए दोनों में निकल गया, तो ए को आप हटा दो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको ये देखना है कि नेक्स्ट कौन सा है। तो मेरा नेक्स्ट रूट एलिमेंट कौन सा है, बी है, तो आप बी को ले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि बी इसमें ए की कौन सी साइड है, तो ए के आप देख सकते हैं बी बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, बी कहाँ पर है, हमारे लेफ्ट साइड है। ए के तो ये रहा बी, है ना, तो बी को हम काट देते हैं यहाँ से और हम इसको लेफ्ट साइड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, विच इज, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बी के लिए बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बी, है ना, ये लिख दिया मैंने बी और मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा बी यहाँ से भी हट जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है विच इज डी, है ना, हम रूट एलिमेंट को पहले ले रहे हैं, तो डी, तो डी इधर किस में है, तो ए के तो लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में और बी के भी लेफ्ट में। तो देखो यहाँ पर बी के भी लेफ्ट में है ना, तो बी के हम लेफ्ट में बना देंगे इसको, है ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बना देती हूँ डी, ठीक है। तो ये हमारी प्लेस हो जाएगी डी के लिए, ठीक है, इसको डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो डी, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किसकी ओर, हमारा डी भी क्लियर हो गया तो डी को हम यहाँ से रिमूव कर देते। नेक्स्ट है हमारा ई, ई रूट नोड है। ई जो है वो बी के राइट में है और ए के लेफ्ट में। तो देखो बी के राइट में और ए के लेफ्ट में, तो यहाँ पर बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि बी के राइट में चाहिए हमें, है ना। तो आपको ऐसे दोनों जो दे रखे हैं ना उनका अपना मतलब होता है, इसलिए आपको दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई, ठीक है। यहाँ पर हम ई को थोड़ा सा सही से लिख देते हैं जिससे आपको फुल करना, ठीक है। ई, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ई को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा सी, है ना। तो सी कहाँ पर है, ये रहा सी, ठीक है। तो ये सी जो है बिल्कुल राइट में आएगा क्योंकि ए के बिल्कुल राइट में है, क्लियर है। तो हमने सी को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम इसके आगे लिख देते हैं, हम इसको बना देते हैं गोले में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर गोला बनाऊं तो ये सी बन गया हमारा, ये है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है मेरा, सी को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट एलिमेंट आता है एफ। तो आप देख सकते हैं एफ जो है वो सी के लेफ्ट में है ना। तो सी के लेफ्ट में हम इसको बनाएंगे तो सी के लेफ्ट तो इधर आ जाएगा, है ना। और तो सी का लेफ्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एफ, है ना। और लास्ट एलिमेंट जो बचा है वो है हमारा ई, सॉरी जी। तो आप जानते हैं कि जी हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट में, क्योंकि जो है सी के बिल्कुल राइट में। तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे हम इनको मतलब क्रॉस करते जाएंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एलिमेंट हो गया। तो जी हो गया, क्लियर है। तो आपको बस ये डायग्राम एक बार आपका बन गया ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। तो जब हमको देखो, जब हमको पोस्ट ऑर्डर निकालने को पूछ रहा है तो आपको राइट साइड में टिक करना है, ठीक है। आपको राइट साइड में टिक करना है, क्लियर है ना। और पहले हम निकाल लेते हैं आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको तीनों में से कौन सा भी दे दे तो हमको क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो अगर आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस इधर से ना। तो हम एज को मूव करते जाएंगे, हर नोड को ट्रेवर्स करेंगे। तो जैसे आपको ये मिला, ठीक है, तो आपको ये वाली फर्स्ट ट्रेस मिल गई तो आप इसको लिखोगे डी, क्लियर है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम ट्रेवल करते जाएंगे। हमको नेक्स्ट ट्रेस कौन सी मिली, ई मिली, तो आपने ई को लिख दिया, क्लियर है। फिर आप इसको क्रॉस करके इधर जाओगे तो आपको कौन से मिल रहा है, अगला बी, तो आप बी लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट जाना है ए पे तो आप ए को आपको नहीं मिला अभी तक, सी भी नहीं मिला, एफ भी नहीं, एफ मिला अब, है ना। तो आप एफ को, आपको एफ ट्रेस मिल गया तो आपने एफ को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इस पे हमको जी ट्रेस मिला, है ना। फिर ऐसे करके फिर हमको मिला सी ट्रेस, और एट लास्ट हमको मिला है ए ट्रेस। आप इसको थोड़ा और ऊपर तक जाओगे तो आपको मिलेगा ए ट्रेस, क्लियर है। तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ से पोस्ट ऑर्डर निकाला है विच इज डी, देखो डी ई बी एफ जी सी ए, क्लियर है। तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। लेकिन अगर अब मैं आपसे बात करूं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ इसमें कि अगर आपको प्री ऑर्डर निकालना है तो आप प्री ऑर्डर के लिए क्या करोगे, ठीक है। तो प्री ऑर्डर के लिए जो हमने, जब हम सेम डायग्राम बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट ट्रेस करेंगे, है ना। राइट की जगह हम लेफ्ट ट्रेस करेंगे और फिर हम इसमें वापिस से सेम वैसे ही मूव करेंगे। आप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। जैसे कि इस टाइप से हम इसको ट्रेवर्स करते जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप्स है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको, अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ विच इज कि आपको अगर इन ऑर्डर निकालना है तो इन ऑर्डर निकालने के लिए हम मिड में ट्रेस करेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जब इसको ट्रेस करोगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो जब हम यहाँ से ट्रेवर्स करते आएंगे तो सबसे पहले हमें डी मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर एफ मिलेगा, है ना, फिर सी मिलेगा एंड देन जी मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर। तो क्लियर है, मैंने आपको इससे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या कहता है कि फॉर इम्प्लीसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम लोअर साइज से हायर साइज में हमें पता करना है। तो देखो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, तो हमारा सबसे पहले इंट की बात करते हैं तो हमारा सी सबसे फर्स्ट हो जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग इंट आ जाएगा, है ना। लॉन्ग इंट के बाद क्या आ जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो विच इज 3, ठीक है।
3 हो जाएगा, फिर मतलब बी वाला, फिर क्या आ जाएगा चौथे पे, डबल, है ना, डबल, फिर आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग डबल। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई भी फैक्ट की जरूरत नहीं, आपकी नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है, अदरवाइज ठीक है उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको बस इनके साइज पता होने चाहिए। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट है। 50 क्वेश्चन है हमारा, डायलॉग कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ विच लेयर, कौन सी लेयर जो है वो डायलॉग कंट्रोल करती है, तो हमारी सेशन लेयर जो है वो डायलॉग कंट्रोल करती है। क्लियर है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। और हमारा जो वो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वाला है उसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको उसमें अच्छे से क्लियर करके बताया। ठीक है, सो हम अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।